स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आर.के. पे। हम भारत के भूगोल के प्रश्नों को कवर कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भू आकृति प्रदेश, पर्वत एवं पठार एवं अपवाह तंत्र। इनके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांसेस बहुत हैं, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो पूरा अंत तक इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाली है। प्रत्येक प्रश्न की हम विस्तार में व्याख्या भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के अपने प्रश्न को देखते हैं। तो जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बात करें पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी इंद्रासन पर्वत है। इसके बारे में अगर जानें तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व पाक अधिकृत कश्मीर, जो कि जिसे पीओके के नाम से जानते हैं, इसमें विस्तृत है। इंद्रासन पर्वत पीर पंजाल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 6221 मीटर है। यह चढ़ाई करने में सबसे दुर्गम पहाड़ों में से एक माना जाता है। आइए दूसरे प्रश्न को देखें। तो अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वीय बेस बनाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकाल की पहाड़ियाँ। इसके बारे में जानें तो मैकाल पहाड़ियाँ श्रृंखला त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वीय बेस बनाती हैं। यह छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। आगे जाने तो सतपुड़ा पर्वतमाला 7 पर्वतों की श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और ये प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है। शिवालिका जो है नेपाल में पड़ता है और बेलाडेला की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है शिखर देश का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो बात करें माउंट एवरेस्ट भारत में, तो ये गलत है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ये गलत है। मकालू की बात करें तो मकालू नेपाल में है, बिल्कुल सही है ये। तो इसमें कौन सा पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो केवल पहला वाला जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में जाने तो माउंट एवरेस्ट नेपाल तथा तिब्बत दोनों देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसका शीर्ष जो है वो शीर्ष ऊंचाई वाला जो है वो कौन सा है, तो 8848.86 मीटर की ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। नेपाल में ये स्थित है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागर माथा अर्थात स्वर्ग का शीर्ष नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे स्थानीय लोग चोमोलंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जानते हैं। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक सही नहीं है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो बात करें पूर्वी जो घाट है उसका सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से। तो अगर बात करें तो उपरोक्त विकल्पों में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1500 मीटर है। जबकि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है विशाखापत्तनम है, 1880 मीटर की है, 1680 मीटर की है। अगर बात करें पश्चिमी घाट की तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाईमुड़ी है। कितनी है ये 2695 मीटर की इसकी ऊंचाई है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट जो है इस पे अगर बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुड़ी है 2695 मीटर, और ये साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोंडा बेटा है, जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है 2633 मीटर है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश, भारत की लाहौल और स्पीति घाटियों में से जोड़ता है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। इसके बारे में जानें तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों के साथ कुल्लू घाटी के बीच की कड़ी को जोड़ता है। यह हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। यह चिनाब और ब्यास बेसिन के बीच के दल क्षेत्र पर स्थित है। बात करें लिपुलेख दर्रा की तो ये चीन नेपाल भारत सीमा पर है। बनिहाल दर्रा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। तामरसेरी दर्रा जो है ये केरल में पड़ता है, जिसे थामारासेरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्वी घाटों की उच्चतम चोटी कौन सी है। तो अभी हमने देखा था पूर्वी घाटी की उच्चतम चोटी महेंद्रगिरी है। इसके बारे में अब थोड़ा और जान लेते हैं। पूर्वी घाटी का विस्तार उड़ीसा के उत्तर पूर्वी भाग से नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। इस घाट की सर्वोच्च चोटी विशाखापत्तनम 1680 मीटर है, जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है।
अन्नाईमुड़ी की बात करें तो 2695 मीटर दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है जो पश्चिमी घाट श्रृंखला में अवस्थित है। सैवराय और जावड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट श्रृंखला का हिस्सा है, ये इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना है। तो पश्चिमी घाट का अन्नाईमुड़ी है और पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी है। अगला प्रश्न देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को सुव्यवस्थित कीजिए। तो किधर से किधर करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ध्यान रखना है। उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो सिंधुदुर्ग सबसे पहले, फिर कुद्रेमुख, फिर ऊटी, फिर मन्नार। देख लेते हैं इसके बारे में। तो बात करें तो भारत के दक्षिण में पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे सह्याद्री की पहाड़ियाँ, जो ये पश्चिमी घाट है इसकी पहाड़ियों को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर लंबी है। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट में स्थित 3 मुख्य दर्रे क्रमशः थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट है तथा उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित पहाड़ियों का क्रम क्या है, सिंधुदुर्ग है, कुद्रेमुख है, ऊटी है, फिर मन्नार है। ये ध्यान रखना है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि थाल घाट और भोर घाट किसके किसके बीच है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो अगला हमारा प्रश्न है कि दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित नहीं है, किस राज्य में नहीं स्थित है। तो दक्कन का जो पठार है वो उड़ीसा में नहीं पड़ता है। आइए इसके बारे में जानें। तो दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। यह पठार आकृति में त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तरी सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा तथा पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। इस पठार के अंतर्गत तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के आंतरिक प्रदेश सम्मिलित हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप ये प्रश्न जब हम कवर कर रहे हैं तो आप अपने साथ मैप लेके जरूर बैठें और उसमें चीज़ों को पॉइंट करते रहें, तो इससे चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली श्रेणी। आइए इसके बारे में जानें। तो पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। बात करें तो इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अरावली श्रेणी जो है सिंधु नदी तथा गंगा नदी घाटियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो ये हो गया हमारा आज का। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, अपवाह तंत्र के जो क्वेश्चन हैं इनको भी देख लेते हैं, इनको भी आज कवर कर लेते हैं। आप देखते हैं तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो महानदी की बात करें तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में है। इसके बारे में जानें तो महानदी का उद्गम भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित रायपुर के समीप सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है। यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। अपनी अत्यधिक उपजाऊ शक्ति के कारण इससे धान के कटोरे वाला दोआब के रूप में जाना जाता है। ये लाइन याद रखना है हमें। जोंक, तेल, अरपा, हसदेव, शिवनाथ आदि इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है, कोसी नदी किस राज्य में से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार से। जो कोसी नदी है वो बिहार से प्रवेश करती है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में जानें। तो अगर बात करें, कोसी एक सीमा पार नदी है जिसका उद्गम तिब्बत हिमालय से होता है। तत्पश्चात यह नेपाल से प्रवाहित होकर भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है तथा अत्यधिक अवसाद युक्त होने के कारण अनिश्चित समयावधि में ये अपना मार्ग बदलती रहती है, जिससे बिहार राज्य में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। परिणामतः इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। सूर्यकोशी, अरुण व तैमूर इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। बिहार के कटिहार जिले के समीप यह गंगा नदी में मिल जाती है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये कहाँ मिलती है गंगा से, तो कटिहार जिला है बिहार में, वहाँ से ये गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में। तो हम जानते हैं जैसे कि अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो तभी गंगा नदी बनती है और तभी से गंगा नदी के नाम से ये जानी जाती हैं। तो अगर बात करें तो ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। इनके बारे में जानें तो देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले का एक कस्बा और नगर पंचायत है। यह अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग में से अंतिम है।
यहीं पर अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है और उसके बाद दोनों नदियां गंगा नदी या गंगा के रूप में बहती हैं। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंत ग्लेशियर और भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। कुछ और भी जान ले, जैसे अगर बात करें कहाँ पे कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं। अलकनंदा जब निकलती हैं तो अलकनंदा धौली गंगा से मिलती हैं कहाँ पे, विष्णुप्रयाग में, जो कि कहाँ पड़ता है, चमोली जिले में, उत्तराखंड राज्य में। बात करें फिर अलकनंदा आगे बढ़ती हैं और अलकनंदा बाद में मंदाकिनी से मिलती हैं उत्तराखंड में ही रुद्रप्रयाग नामक जगह पे, जिसे रुद्रप्रयाग नामक जगह पे अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती हैं। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती हैं और नंदाकिनी से उत्तराखंड में ही चमोली नामक जगह पे मिलती हैं, जिसे नंदप्रयाग के नाम से जाना जाता है। बात करें आगे, जब और आगे बढ़ती हैं तो अलकनंदा पिंडार से मिलती हैं, पिंडार नदी से। पिंडार नदी का ये कहाँ पे मिलती हैं, तो ये कर्णप्रयाग नामक जगह पे मिलती हैं उत्तराखंड में ही। फिर आगे बढ़ती हैं तिहरी गढ़वाल नामक जगह पे देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती हैं और यहीं से ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, गंगा के नाम से यहीं से भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नाम से आगे बढ़ती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो इसकी बात करें तो महानदी जो बेसिन है इसका जो विस्तार है उत्तर प्रदेश में नहीं है। अभी हमने देखा था इसके बारे में, फिर भी एक बार देख लेते हैं। महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके पहले गोदावरी, कृष्णा के बाद ये तीसरी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी, और कृष्णा है, फिर उसके बाद कौन पड़ता है, महानदी पड़ती है। इसके बाद बात करें तो इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है। इसका बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में मैकाल पहाड़ पर्वतमाला से घिरा है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में जानें तो इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब। बाईं ओर की, जबकि ये बाईं ओर की हैं। बाईं ओर की कौन कौन सी हैं, शिवनाथ है, हसदेव है, मांड है और ईब है। जबकि ओंग, तेल, जोंग इनकी दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है महानदी के बारे में। और महानदी पे कौन सा डैम है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला हमारा प्रश्न है कि भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी भीलांगना है। इनके बारे में जानें तो भागीरथी भारतीय राज्य उत्तराखंड में एक अशांत हिमालयी नदी है और गंगा की दो प्रमुख धाराओं में से एक है, जो उत्तरी भारत की प्रमुख नदी और हिंदू धर्म की पवित्र नदी है। भागीरथी और अलकनंदा टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद गंगा के रूप में जानी जाती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी भीलांगना, जाडंगना, सियांगना नदी है, सियांगंगा नदी है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, किस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी को। ब्रह्मपुत्रा नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में जानें तो ब्रह्मपुत्रा नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रत्येक वर्ष जून में 3 दिनों के लिए लाल हो जाती है और इस घटना के बाद असम में देवी शक्ति के लिए एक भव्य अम्बुबाची मेला उत्सव मनाया जाता है। ब्रह्मपुत्रा हिमालय की नदी प्रणाली की प्रमुख नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पार चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और इसी पे माजुली द्वीप भी स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि सरदार सरोवर बांध डैश में बनाया गया है। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात में है। इनके बारे में जानें तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में नवगाम के पास नर्मदा नदी पर एक गुरुत्वीय बांध है। इस बांध में 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये 4 राज्य सरदार सरोवर डैम से लाभान्वित होते हैं। बात करें तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर बिंद एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और संग नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। तो दूसरा जो है कावेरी नदी जो है सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। देख लेते हैं इनके बारे में। तो कावेरी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटका में पड़ता है। ये इसके नाम से जाना जाता है। जलप्रपात होता क्या है, तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। अगर पानी सामान्य मात्रा से में कम ऊंचाई से भूमि पर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं, और अगर नदी का पानी अधिक मात्रा में और अधिक ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देख
अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। तो बात करें तो जो सांभर झील है ये खारे पानी की झील है। सांभर झील की बात करें तो ये राजस्थान राज्य में पड़ती है और खारे पानी की झील है। यह झील समुद्र तट से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से उस नदी का चयन करें जिसे विश्व की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। तो बात करें तो रो नदी जो है, रो नदी को विश्व का सबसे छोटी नदी कहा जाता है। इसके बारे में जानें तो रो नदी विश्व की सबसे छोटी नदी है। यह नदी अमेरिका के मोंटाना में बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 61 मीटर है। यह नदी कॉस्फेड काउंटी में बहते हुए मिसौरी नदी में मिल जाती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। मिसिसिपी, मिसौरी के बारे में आप जानते होंगे, जुड़वा नदियां हैं। अगला हमारा प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है उड़ीसा में है। इसका नाम क्या है, चिल्का झील है। बारे में जान लें इसके तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह एक लैगून झील भी है। इस झील को 1981 में रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है। यह झील जैव विविधता एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से अत्यंत धनी है। और भी कुछ झील है, इनके बारे में जान लें तो लोनार झील, इसका निर्माण एक क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने के फलस्वरूप हुआ था। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, स्टार लगा लीजिएगा कि किसका निर्माण, कौन सी ऐसी झील है जिसका निर्माण क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ, तो ध्यान रखिएगा लोनार झील है। अगला बात करें तो सांभर झील। सांभर झील राजस्थान में पड़ता है, खारे पानी की झील है। यह भारत में नमक की आपूर्ति में सहायक होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला है लोकटक झील, मणिपुर में पड़ता है। और बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है ये। यहीं पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। अगला डांसिंग डियर के लिए भी ये प्रसिद्ध है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन दिए गए हैं। बात करें पहला का कि गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, बिल्कुल सही, अभी हमने देखा था साउथ में भी सबसे बड़ी नदी है ये। अगला है डल झील एक मीठे पानी की झील है, बिल्कुल डल झील क्या है, एक मीठे पानी की झील है। इसके बाद तो दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में जानें तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। आकार एवं विस्तार में बड़ी होने के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी आदि, तो ये ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ये तो दक्षिण गंगा हो गया, दक्षिण गंगा गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। आगे बात करें तो डल झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। यह हिम द्वारा निर्मित मीठे पानी की झील है। इस झील को श्रीनगर का गहना के नाम से भी जाना जाता है, अतः दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मांजरा किस नदी की सहायक नदी है। तो मांजरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। इसके बारे में जानें तो मांजरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका आकार एवं विस्तार बड़ा होने के कारण इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी नदी की अन्य सहायक नदियां जो है पूर्णा है, वर्धा है, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है जास्कर डैश की सहायक नदी है। तो जास्कर की बात करें तो ये सिंधु की सहायक नदी है। इसके बारे में जानें तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह विश्व की विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। इसके अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जिसे पंचनद के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सम्मिलित है। आगे बात करें तो ये अगर आगे बात करें तो ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिठान कोट के पास मिलती हैं। जास्कर, स्यांग, सिगार, काबुल, गोमल, गिलगिट आदि इसकी अन्य सहायक नदियां हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है भीमा इनमें से किस नदी की सहायक नदी है। तो भीमा के बारे में पूछा जा रहा है। भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। इनके बारे में जानें तो प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर उत्तर में है, महाबलेश्वर के उत्तर से होता है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। कृष्णा की सहायक नदियां कोयना है, यरला है, वर्डा है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाटप्रभा है, मालप्रभा है, भीमा है, तुंगभद्रा है और मूसी है, तो ये हमें ध्यान रखना है।
कोयना डैम किस पे है? कोयना नदी पे है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो अभी हमने देखा था सबसे जो बड़ी ताजे पानी की झील है वूलर है। इसके बारे में जाने तो वूलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इस झील के पानी का मुख्य स्रोत झेलम नदी है। यह झील भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे, कावेरी विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो अगर बात करें तो कावेरी जो नदी है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच इसमें विवाद चल रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। आइए इसके बारे में जानें। तो अगर बात करें तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अभी मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी को कहते हैं, जो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। यह एक अंतरजातीय नदी है, अंतरराज्यीय मतलब दो राज्यों के बीच है, अंतरराज्यीय नदी है। कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर केरल के शासित प्रदेश पुदुचेरी, तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य कई वर्षों से विवाद है। इस विवाद के कारण 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो रिफ्ट घाटी में जो ताप्ती नदी है वो बहती है। इसके बारे में जानें तो रिफ्ट घाटी में भारत की ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिलों के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में से प्रवाहित होती है। इस नदी पर काकरा पार तथा उकाई परियोजना स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, काकरा पार और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। अगला प्रश्न है हमारा, वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो इसमें ध्यान रखना है, जो बराक नदी है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। बात करें तो पश्चिमी घाट से मुख्यतः कावेरी, बैगई तथा गोदावरी नदियां निकलती हैं, जबकि बराक नदी जो है पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है हमारा, शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? शिव समुद्रम जो द्वीप है उसका निर्माण कावेरी नदी के द्वारा हुआ है। इसके बारे में जानें। शिव समुद्रम एक द्वीप है जो कर्नाटक के मैसूर में कावेरी नदी के दोआब में स्थित है। इसका प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी का क्या नाम है? तो दिल्ली में से यमुना नदी बहती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। यमुना दिल्ली की प्रमुख नदी है। राष्ट्रीय राजधानी शहर दिल्ली इसी नदी के किनारे स्थित है। यह हिमालय से निकलती यमुनोत्री जो ग्लेशियर है उससे निकलती है और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। इसकी जो लंबाई है 1375 किलोमीटर है तथा सहायक नदियाँ इसकी जो है चंबल है, बेतवा है और केन है। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तरकाशी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जो उत्तरकाशी है वो भागीरथी तट के तट पर बसा हुआ है। इसके बारे में जानें। उत्तरकाशी शहर भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तरकाशी धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसकी बात करें तो सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। इसके बारे में जानें तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से हुआ है। आगे बात करें तो ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांगपो या साम्पू, अरुणाचल प्रदेश में देहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत से जहाँ से निकल रही है वहाँ सांगपो कहा गया। अरुणाचल प्रदेश से ही ये भारत में एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहा जाता है। फिर ये असम में जाती है, असम में माजुली द्वीप बनाती है और असम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यमुना नहीं है, ये जमुना है। जमुना ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो बात करें किन दो नदियों को सबसे पहले जोड़ा गया था? तो गोदावरी और कृष्णा को सबसे पहले जोड़ा गया था। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदी को सर्वप्रथम जोड़ा गया। इस परियोजना को इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान पर अंतिम रूप दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारों को लेकर विवाद है? तो बात करें जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा है। इसके बारे में बात करें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद तीस्ता नदी को लेकर है। तीस्ता भारत व बांग्लादेश के मध्य बहने वाली
चौथी सबसे बड़ी नदी है। यह सिक्किम की पहाड़ियों से निकलकर भारत में लगभग 300 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद बांग्लादेश में पहुंचती है। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कल हम कृषि, जलवायु एवं मृदा एवं एक दो और टॉपिक को लेकर के हम प्रश्नों को कवर करेंगे। तो ये प्रश्न आपके लिए आई होप कि बहुत हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।